नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई हो रही है, आप लोग पढ़ाई पे पूरा ध्यान देकर चलिए। हम प्रयास में हैं कि हम आपको मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचाएं और आप इससे अधिक से अधिक लाभ लें। हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे थे और चतुर्भुज में हमने वर्ग पढ़ा। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था रेक्टेंगल और रम्बस। आज हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, इसके बारे में हम समझे जानें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पैरेललोग्राम को सिंबल के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ध्यान दीजिएगा। पैरेललोग्राम को दो पैरेलल लाइन खींचकर अगर ऊपर GM लिख दिया जाता है तो ये पैरेललोग्राम को व्यक्त करता हुआ संकेत है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऐसा पाइएगा तो समझ लीजिएगा कि ये पैरेललोग्राम है। अब देखिए पैरेललोग्राम है क्या, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, हमने एक ये पैरेललोग्राम ले लिया ABCD और ये डायगोनल है AC और ये डायगोनल है BD और ये O है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम इसे पैरेललोग्राम मान लें और हम ये कहें कि यदि चतुर्भुज ABCD एक पैरेललोग्राम हो तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट होगा कि AB बराबर होगा DC के और BC बराबर होगा AD के, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर आए तो हमें मिलता है कि AB रेखा समांतर होगी DC के और BC रेखा समांतर होगी किसके, AD के। अब अगर हम तीसरे नंबर पर आए, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के, लेकिन ये पार्ट आपस में बराबर नहीं होगा। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं विकर्ण का। तो देखिएगा, विकर्ण के लिए मैं इतने कह सकता हूँ कि OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के, लेकिन ये पार्ट भी आपस में बराबर नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि वर्ग की हमने कुल 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें से ये 4 है। इसका मतलब 2 प्रॉपर्टी इसका मिस कर गया, इसी वजह से ये वर्ग नहीं हुआ। तो वो 2 प्रॉपर्टी क्या क्या मिस कर गई, अब आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो विकर्ण AC नॉट इक्वल BD होगा, पहली चीज़ तो ये मिस कर गया। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि विकर्ण AC नॉट परपेंडिकुलर ऑफ BD होगा। यानी 2 चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा कि विकर्ण बराबर नहीं होते और ना ही इनके विकर्ण एक दूसरे पर समकोण होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये देखा था कि वर्ग के विकर्ण बराबर काटते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं और लंबाई में समान भी होते हैं। आयत में आपने देखा कि इनके विकर्ण लंबाई में तो समान होते हैं, एक दूसरे को बराबर डिवाइड करते हैं, लेकिन लंब नहीं होते। समचतुर्भुज में आपने देखा कि इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते। प्रश्न पूछ चुका है कि एक समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार से रूपांतरित किया जाए कि इसके विकर्ण परस्पर लंब हो जाएं, तो वह चतुर्भुज बदल जाएगा। आयत में, समचतुर्भुज में, वर्ग में, नानाबधीज में। याद रखिएगा कि अगर विकर्ण केवल लंब होगा, देखो अगर ये होगा तो ये तो नहीं होगा, लंब होगा बराबर नहीं होगा, तो ये किसका है, रम्बस है, समचतुर्भुज। इसका मतलब वह समांतर चतुर्भुज किस में बदल जाएगा, समचतुर्भुज में। अगला क्वेश्चन सुनो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हैं तो वह चतुर्भुज बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहा कि आपस में बराबर हैं लेकिन लंब नहीं हैं, तो निश्चित है कि वो किस में बदल जाएगा, आयत में। ये दोनों प्रश्न पूछ चुका है।
अब आगे सुनो कि अगर ये कह दिया जाए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब भी हों और आपस में बराबर भी हों तो वह समांतर चतुर्भुज बदल जाएगा किसमें? वर्ग में। गुड बॉय, वर्ग में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि अगर समांतर चतुर्भुज केवल इसकी बात करें तो ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो जाए तो ये बदलेगा किसमें? समचतुर्भुज में। अगर ऐसा हो जाए तो ये बदलेगा किसमें? आयत में। और अगर ये दोनों हो जाए तो ये बदल जाएगा, बोलो किसमें? वर्ग यानी स्क्वायर में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर विकर्ण बराबर हो जाए समांतर चतुर्भुज का तो वो बदलेगा किसमें? आयत में। और अगर विकर्ण लंब हो जाए तो वो बदलेगा किसमें? समचतुर्भुज में। और अगर बराबर भी हो, लंब भी हो, तो वो बदल जाएगा किसमें? स्क्वायर यानी वर्ग में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। चलिए, ये तो आपने 4 नियम देखा इनका और वो आपने डेफिनेशन की दृष्टिकोण से देखा। चलिए अब जरा डेफिनेशन सुनिएगा। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ओके, सम्मुख कोण बराबर होते हैं लेकिन चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ना तो वो आपस में बराबर होते हैं और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसके बाद अब हम इनकी गणनात्मक पक्ष पे आते हैं, 5वां नंबर। तो देखो यहाँ से आता है भुजाओं के वर्गों का योग। फिर वही नियम है, बराबर होगा, बोलो क्या? विकर्णों के वर्गों का योग। यानी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा विकर्णों के वर्गों का योग। यानी कह सकते हो आप AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर होगा, बोलो क्या? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिए जो मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ भाई, इससे कम 1 से 2 प्रश्न तो आपको मिलने हैं, हमेशा मिले हैं। आप किसी भी पेपर को उठा कर देखें तो आप इसे प्रॉपर्टी के साथ साथ कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आउट होते हुए भी महसूस करिए कि आपके एग्ज़ाम के प्रश्न यहाँ पे टकरा जाएंगे। अब आइए देखते हैं हम इनका 6वां नियम। 6वां नियम में देखो क्या कहता है यहाँ पर कि इनके जो विकर्ण हैं, देखो एक जब काटते हैं एक दूसरे को तो ये 4 त्रिभुजों में बंटता है। तो देखो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि विकर्ण पैरेललोग्राम को 4 त्रिभुजों में बांटता है, जो पहला क्षेत्रफल में बोलो क्या होंगे? समान होंगे। और दूसरा बेटा यहाँ देखिएगा कि इनका जो सम्मुख त्रिभुज है, सम्मुख त्रिभुज का मतलब ये और ये सम्मुख त्रिभुज क्या क्या होंगे भाई? सर्वांग सम भी होंगे और समरूप भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इनका जो सम्मुख त्रिभुज है वो सर्वांग सम और समरूप दोनों होंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर। देखो ये इनकी भुजाओं का क्या है? मीट पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अब हमने क्या किया? इसे मिला दिया, यहाँ से देखो इसे मिला दिया, इसे मिला दिया और इसे मिला दिया। यहाँ पर देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब हम आते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी पॉइंट नंबर 7। 7वां नंबर देखो, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज
PQRS भी पैरेललोग्राम होगा। यानी अब मैं यहाँ पर एक बार दोहरा देता हूँ, वर्ग के भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने से वर्ग बना था, आयत के भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने से समचतुर्भुज बना था, समचतुर्भुज की भुजा के मध्यबिंदुओं को मिलाने से आयत बना था, और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज बना। और देखिएगा इनमें 8वां पॉइंट क्या निकल कर आता है कि क्षेत्रफल पैरेललोग्राम PQRS बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABCD के। अब चलते हैं हम इनके 9वें पर। 9वां नंबर ध्यान से सुनिएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ से एक शीर्ष लंब गिरा देता हूँ, ये है हमारा शीर्ष लंब BD। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABCD बराबर होगा आधार यानी बेस गुणे संगत शीर्ष लंब करेस्पॉन्डिंग हाइट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, संगत शीर्ष लंब। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आधार DC को ले लिया जाए तो संगत शीर्षलंब का मतलब होता है जिस आधार को आप लिए हो उसके सामने के शीर्ष से जो लंब गिरेगा वो संगत शीर्षलंब होगा। तो हमें गुणा करना होगा किससे? BD से। लेकिन एक बात यहाँ पर और आप ध्यान रखें कि अगर आप इससे एक शीर्ष लंब आप अगर इस पर गिरा दें, चलिए जैसे मान लीजिए हमने ये गिरा दिया और ये हमने ले लिया CE, यहाँ पे E लिखना चाहिए, D चूँकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ पे आ गया BE और यहाँ से हम ले लेते हैं CF। चलिए मैं इसको जो है यहाँ से Q हटा दिया, CF। अब ज़रा देखो, तो इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि BC गुणे, अब बताइएगा यहाँ से शीर्ष लंब क्या होगा? DF, ठीक है। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल को निकालते समय ये बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा बेस बनेगा उस बेस के सामने जो शीर्ष होगा उससे जो लंब गिरेगा हम उसी लंब का गुणा करेंगे। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल DC गुणे BE निकल के आएगा वही BC गुणे क्या निकल के आएगा? DF निकल कर आएगा। और आइए परिमाप पढ़ते हैं, तब मैं कुछ आपको और इसके स्पेशल चीज़ों पे बताऊँ। देखिएगा परिमाप, तो इसका परिमाप चूँकि एक तरह से आयत के रूप में ही है, ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो आयत नहीं है, केवल आमने सामने की भुजा बराबर, इसलिए आयत के नियम का यहाँ पर केवल पालन हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। और इस प्रकार से अगर हम समांतर चतुर्भुज के इस 10 पॉइंट को याद करते हैं तो हम समांतर चतुर्भुज से संबंधित किसी भी प्रश्न को बड़े आराम से हल कर ले जाएंगे। और अब आइए कुछ समांतर चतुर्भुज के कुछ स्पेशल पॉइंट पे हम चर्चा कर लें आपके साथ कि समांतर चतुर्भुज, हालांकि ज्योमेट्री में हमने आपको संभवतः पढ़ा रखी है, मुझे ठीक से ध्यान में ये नहीं आ रहा कि मैंने उसको वहाँ पे दिया था कि नहीं दिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर भी देना चाहूँगा। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ से इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके समझिएगा मैं क्या देना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है, बहुत ध्यान देना, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से BE लंब गिरा दिया। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हुआ, क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABCD अगर निकालना हुआ तो हम क्या लिखेंगे? हम तो यही नहीं लिखेंगे DC गुणे BE, ये हमारा पहला केस हो गया। लेकिन आप ये एक चीज़ का ध्यान दीजिए
कि अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर भी डाल दें, चलो मान लेते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर डाल दिया, ये लाइन अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और किसी बिंदु से किसी सरल रेखा पर केवल एक जगह ही 90 बन सकता है, कई जगह नहीं बनेगा। तो चलो इसका नाम हमने क्या रख दिया, DF। चलो अब बताओ, अब अगर मैं यही बात यहाँ पर करूँ कि क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABCD, तो सूत्र हमारा आएगा BC गुणे DF, और ये हो गया हमारा दूसरा केस। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये देखो कि जो क्षेत्रफल यहाँ निकल के आ रहा है वही क्षेत्रफल यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू के बराबर होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि DC गुणे BE बराबर होगी BC गुणे DF। क्यों भाई, लिख सकते हैं। अब देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि DC बटे BC बराबर, तो देखो ये होगा DF बटे BE, ऐसा होगा। अब देखिए, यहाँ से एक जानकारी हो गई कि अगर हम ये मान लें कि DC बड़ा है BC से, अगर DC BC से बड़ा है तो निश्चित रूप से DF बड़ा होगा किससे, BE से। बोलो भाई। तो अब देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। DC बड़ी है तो हमने ये लिखा कि बड़ी भुजा पैरेललोग्राम की बड़ी भुजा बटे पैरेललोग्राम की छोटी भुजा का अनुपात बराबर होगा, देखिएगा DF। यहाँ पर आपने क्या देखा कि बड़े शीर्ष लंब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा शीर्ष लंब, या हम इसी को कह सकते हैं दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। देखो, दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, और बटे में देखो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया कि छोटा शीर्ष लंब यहाँ पे आ गया दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, यानी अब हमें देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा सा फार्मूला ये तैयार हो गया कि बड़ी भुजा बटे में समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा बराबर होगा बड़ा शीर्षलंब बटे छोटा शीर्षलंब, या दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बटे दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। इसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो देखो DC को मैं बोल सकता हूँ बड़ी भुजा गुणे छोटा शीर्षलंब बराबर छोटी भुजा गुणे बड़ा शीर्षलंब। इस सूत्र को आप बहुत अच्छे से अपने कॉपी में आप कंप्लीट करिए, और तब हम लोग इस पर एक छोटा सा प्रश्न करते हैं जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न ये है कि किसी पैरेललोग्राम के भुजाओं का अनुपात 7:9 है यदि दोनों छोटी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 63 सेमी हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो, आपको मैं ये बता चुका हूँ कि बड़ी भुजा आप ऐसे भी ले सकते हो, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा बराबर बड़ा शीर्षलंब। चलिए, एक सूत्र को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको 2 बार देख करके याद हो जाए। बटे में हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, छोटा शीर्षलंब, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसी चीज़ को हमने ये लिखा कि बड़ी भुजा गुणे छोटी के बीच की दूरी।
बड़ी भुजा गुणे छोटी भुजा के बीच की, 1 मिनट के लिए हो गया, सॉरी, बड़ी भुजा गुणे छोटा शीर्ष लंब। तो यहाँ पर देखो हम क्या ले लेंगे, बड़ी भुजा है तो छोटा शीर्ष लंब लेंगे। एक बार मैं चित्र पे भी आपको समझा दूँ ताकि मैं जो कह रहा हूँ उसे आप समझ सको। देखो बड़ी भुजा लेंगे तो हम छोटा शीर्ष लंब लेंगे या बड़ी भुजा के बीच की दूरी लेंगे। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बड़ी भुजा, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ा शीर्ष लंब, तो छोटी भुजा के, हाँ यहाँ से देखो, छोटी भुजा के बीच की दूरी, ये ध्यान रखना भाई। बड़ा शीर्ष लंब मतलब क्या है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, और बटे में यहाँ देखो क्या रखेंगे, छोटा शीर्ष लंब, तो हम क्या लिखेंगे इसको, बड़ी भुजा के बीच की दूरी। अब चलो यहाँ देखो क्या दे रहा है, किसी की भुजाओं का अनुपात दे रहा है, तो ये तो छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा हो गई। तो चलो हमने लिखा 9/7 बराबर। अब आप यहाँ से क्या बोल रहा है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 63 है। तो देखो यहाँ छोटी भुजा के बीच की दूरी को हम कहाँ डाल रहे हैं, ऊपर डाल रहे हैं, और बड़ी भुजा के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी मान लो क्या है, x है। अब देखो 9×7 = 63। अब बताओ वैल्यू x कितनी आ गई, 49 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत है तो आप ऐसे याद करो कि बड़ी भुजा गुणे, देखो इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, बड़ी भुजा गुणे बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी बराबर, ऐसे याद कर लीजिए, छोटी भुजा गुणे उनके बीच की दूरी। अब आप देखो बड़ी भुजा यहाँ कितनी बाबू, 9 है, और बड़ी भुजा के बीच की दूरी पूछ रहा है तो x हो गया, बोलो। और छोटी भुजा यहाँ कितनी है, देखो 7 है, और छोटी भुजा के बीच की दूरी यहाँ में लगाना है, तो देखो यहाँ दे रहा है छोटी भुजा के बीच की दूरी कितनी है, 63। तो आप देखो ये आप अगर याद करें तो मुझे लगता है कि ये आपको और सिंपली याद हो जाएगा कि x का मान कितना आ गया, 49 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि बड़ी भुजा तो बड़ा शीर्ष, छोटी भुजा छोटा शीर्ष। बड़ा शीर्ष हमेशा छोटी भुजा के बीच आएगा और छोटा शीर्ष हमेशा बड़ी भुजा के बीच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उल्टा दिख रहा है तो आप ये याद कर लो, बड़ी भुजा गुणे उनके बीच की दूरी बराबर छोटी भुजा गुणे उनके बीच की दूरी। तो इस तरह से देखिए आप प्रश्न लगा सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। तो आप समांतर चतुर्भुज के इस नियम को अपने जेहन में अच्छी तरह से बैठा लें। तो आइए आगे बढ़ाते हैं आपको। और पैरेललोग्राम पर एक चीज़ मुझे और आपको यहाँ बता देना, और यहाँ पर सीधे सीधे फार्मूला, हालांकि ज्योमेट्री में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं छोटी सी बात यहाँ पे कर लूँ तो अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से मान लो कि इसकी भुजा A है और इसकी भुजा क्या है, B है। इसका डायगोनल जो है वो D1 है, और अगर इसे चाहते हैं आप कि इसका प्रूफ कैसे आया है तो आप ज्योमेट्री में अपोलोनियस का प्रमेय देख लीजिएगा, और अपोलोनियस के प्रमेय के माध्यम से इसे हमने सॉल्व किया है। देखो तो A, B, D1 और D2 के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो एक सूत्र आप डायरेक्ट याद कर लेना, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2A1 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और प्लस में बाबू क्या रखेंगे, B का स्क्वायर। या चलिए आइए छोटा सा मैं यहाँ पर प्रूफ है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से दे ही देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर D1 है तो आधी की दूरी की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो D1/2 होगा, और ये D2 है तो यहाँ से देखो बात करूँ तो ये D2/2 होगा। अपोलोनियस के प्रमेय को मैं यहाँ पर एक बार पढ़ देता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। अपोलोनियस में ये कहा गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, देखिएगा A² प्लस B²। ध्यान रखिए, मैं उन बच्चों को ध्यान दे करके ये प्रमेय एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो लोग प्रमेय बिना देखे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन यार प्लीज़ आप शुरू से कोण से शुरू करिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, पूरा एंगल देखिए, पूरा ट्रायंगल देखिए, तब आप क्वाड्रेटरल देखिए, तब आप पॉलीगन देखिएगा, और तब आप सर्किल, टेंजेंट ऑफ सर्किल, एक सीक्वेंस देखिएगा,
तब जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा तभी आपको लाभ हो पाएगा, नहीं तो आज से तो आपको सवाल हम लगा देंगे और वो एक नियम के रूप में आप याद करेंगे। और आपको ये पता है कि प्रश्न तो अनंत प्रकार से डिजाइन हो सकते हैं, तो कितने क्वेश्चन के नियम आप याद करेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट मजबूत करिए और रूल तो आपका अपना सॉफ्टवेयर होगा यार, आप जैसे चाहेंगे वैसे अपने तरीके को बना लेंगे, तो इसमें हमको शॉर्ट करके सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ विशेष होते हैं जहाँ पर कि जुगाड़ चलता है, जहाँ पर टेक्निक चलती है, उसकी चर्चा तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा पोलिनियस ने कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे का वर्ग यानी d1/2 का वर्ग तथा इस भुजा के सामने शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग यानी d2/2 पर बने वर्ग के योग के दोगुने के बराबर होता है। बस इसी का सलूशन ये आपका आंसर होता है। तो देखो ये आ गया a² + b² = 2 हमने इधर रखा, 4 हमने एलसीएम बनाया, तो देखो ये आ गया d1 का स्क्वायर प्लस बाबू क्या d2 का स्क्वायर, 2 से ये कटा 2 इधर पलट गया, तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर आ गया ट्वाइस a² प्लस में बोलो क्या b का स्क्वायर, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर समांतर चतुर्भुज की कोई दो संलग्न भुजा दी गई हो, एक विकर्ण दिया गया हो तो दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं, दो विकर्ण दिया गया हो, एक भुजा दी गई हो तो हम दूसरी भुजा को भी निकाल सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। और अब आइए हम आपको इसी कड़ी में आगे लेकर के बढ़ाते हैं और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला चतुर्भुज, यानी अब हम पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, जिसे हम क्या नाम देते हैं भाई, समलंब चतुर्भुज। चलिए अब जानिएगा समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। तो चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा यार दिक्कतें आती होंगी क्योंकि मैं ही पढ़ा भी रहा हूँ, कैमरा भी चला रहा हूँ, सारा कुछ है और थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी नहीं है हमको बहुत एडिटिंग वगैरह का, तो मैं डायरेक्ट जो भी बनता है वो मैं दे देता हूँ आप लोग को। तो उसमें भी आप लोग अगर कैलकुलेशन वगैरह कहीं फॉल्ट होता है प्लीज़ यार तो उसको सुधार के पढ़ना। आपको मेरा मकसद रूल्स सिखाने हैं, नियम सिखाने हैं और रूल्स वगैरह सीख करके तब हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। और प्रैक्टिस भी ध्यान रखिएगा भाई, एक शर्त भी होगी कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, और मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा जब मेरे से पहले आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मेरा सहयोग करके चलिए। और बहुत अल्प व्यवस्था में मैं आप तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जितना हो सक रहा है मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये तो मैं बार बार कहता हूं कि क्लास जैसा संतुष्टि तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम आपको दे रहा हूं। ठीक है, आइए समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। अब देखो समलंब चतुर्भुज क्या है यार, इस पर बहुत सवाल बनता है भाई समलंब चतुर्भुज पर, तो थोड़ा सा इसको फोकस कर लीजिएगा। देखो ये ABCD और ये इसका डायगोनल बहुत कम प्रॉपर्टी रखता है लेकिन बहुत खतरनाक ये क्वाड्रेटल है। अब देखो, अब हम यहाँ पर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं कि यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो, देखो ये शब्द आ गया समलंब चतुर्भुज हो, तो पहला नेचर ये आता है कि AB रेखा पैरेलल होगी DC के, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पैरेलल होती है वो कभी इक्वल नहीं होती, जो पैरेलल होती है वो कभी इक्वल नहीं होती। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये जोर दे के कह रहा हूँ कि जो दूसरी रेखा BC है ये पैरेलल नहीं होती किसके, AD के। यानी ये कह सकते हो कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजा समांतर नहीं होती। एक चीज़ ध्यान रखना, जो समांतर होती हैं वो बराबर नहीं होती। ठीक है, अब जो पैरेलल नहीं होती ये बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। तो मैं यहीं पर एक बात कर लूँ
कि अगर ये बराबर हो गई यानी AB और DC बराबर हो गया तो इसका नाम होगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अगर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की चर्चा प्रश्न में आ जाए तो समझ लेना कि समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन बाबू ये चीज़ ध्यान रखना कि समांतर वाली रेखा बराबर नहीं हो सकती। तो जब भी बराबर होगी कौन होगी? असमांतर वाली। ठीक है, आइए आगे बढ़ाएं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो इसमें विकर्ण जो है वो ना तो इसको इक्वल डिवाइड करता है ना ही ये बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि अब देखो ये चार त्रिभुज तो बना दो त्रिभुज समांतर रेखा पर बना है और दो त्रिभुज असमांतर रेखा पर बना है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि जो समांतर रेखा पर बना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो समांतर रेखा पर बना है, रेखा पर बना त्रिभुज समरूप होंगे। ध्यान रखिएगा भाई, समरूप होंगे। अब कैसे समरूप होंगे सिमिलरिटी दिखा देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं पेन बदल दूँ। हाँ सुनो, जब AB रेखा समांतर है DC के और ये रेखा काट रही है तो देखो ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर होगा अल्टरनेटिंग एंगल के कारण, एकांतर कोण के कारण। और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, वो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा अल्टरनेटिंग के कारण। और आप देख रहे हो कि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब देखो सिमिलरिटी हम कैसे लिखने जा रहे हैं। तो त्रिभुज AOB, यहाँ ध्यान रखना गलती होती है, AOB सिमिलर होगा त्रिभुज। अब देखो AOB तो लड़के फट से बोल देते हैं DOC, गलत हो गया। A बराबर है किसके? C के। तो देखो पहले A आया तो C। अब देखो जो लोग सिमिलरिटी नहीं जानते हैं भाई वो त्रिभुज के वीडियो को जरूर देख लेंगे जहां हमने सिमिलरिटी पढ़ा रखी है। ठीक है, C O के बराबर है तो O रखेंगे, और यहाँ देखो B D के बराबर है तो D रखेंगे। अब आपको मैंने एक जुगाड़ बताया था कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तब देखो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आया AO, देखो पहला दूसरा तो इधर से ले लो पहला दूसरा, CO बराबर होगा दूसरा तीसरा तो इधर से ले लो दूसरा तीसरा, OD बराबर होगा AB बटे CD, पहला तीसरा। तो एक फार्मूला देखो यहाँ से इनकी भुजाओं के बीच की रिलेशन पर बनकर आ गया सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं इनके चौथे नियम पर। तो देखो चौथे नियम पर हम बात करेंगे असमांतर भुजा पर बना त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होगा। क्षेत्रफल में क्या होगा बाबू? समान होगा। क्षेत्रफल में समान होगा यानी हम यूं कह सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज AOD बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज BOC के। तो ये ध्यान रखिएगा कि असमांतर पर जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा और समांतर पर जो त्रिभुज है वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ओके, अब आइए बात करते हैं इनके क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल के लिए मैं थोड़ा सा आपका ध्यान बोर्ड पे चाहूँगा। तो चलिए देखिएगा एरिया। आप लोग का सहयोग बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अट्रैक्टिव वीडियो नहीं बनता है, बहुत चमक धमक वाला नहीं है, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। बनाने का मेहनत जो है वो सफल होता हुआ दिखाई देता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया E और यहाँ पर ले लिया F। अब हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से बहुत ज़्यादा रेखा खंड न दिखाई दे इसलिए मैं बीच में से इसको निकाल दे रहा हूँ। ये अब देखो ये लंब है, ये लंब है। बहुत ध्यान से देखना, मैं सारे प्रमेय को दोहराते भी चल रहा हूँ। ये रेखा समांतर है तो अंतः संगत कोणों का योग 180 होगा, तो निश्चित है कि ये भी लंब हो जाएगा
और ए भी लंब हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि जितना ए बी है उतना ई एफ होगा, जितना बी ई है उतना ए एफ होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरियां बराबर होती हैं। तो ये आमने सामने की भुजा तो बराबर है, तो मैं इसे आयत भी बोल सकता हूँ। चलो अब देखो जरा, क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर। अच्छा ये बताओ कि अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आ जाएगा ना, पक्का। चलो अब देखो जरा, लिख सकते हैं बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई सी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ए एफ डी प्लस क्षेत्रफल आयत ए बी ई एफ। चलो अब मैं फार्मूला भरता हूँ, 1/2 आधार देखो ई सी हो गया तो लंब हो गया बी ई, प्लस इसका देखना 1/2 आधार डी एफ हो गया तो लंब हो गया ए एफ, प्लस और आयत का क्षेत्रफल तो आप जानबे करते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हम लिख सकते हैं ई एफ गुणे क्या लिख सकते हैं भैया, ए बी। चलो अब देखो सॉरी ए एफ ई एफ गुणे ए एफ। चलो ए एफ, अब जरा सा देखो, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार तोड़ने जा रहे हैं इसको। हम ऐसा करें कि 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ क्या आ गया, ई सी प्लस बी ई को क्या ए एफ के बराबर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिख दिया ई सी गुणे ए एफ प्लस डी एफ गुणे ए एफ प्लस। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर 1 था और 1/2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ तो हम 2 लिख सकते हैं कि 2 ई एफ गुणे ए एफ। अब थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देना, कुछ मैं मिटा के लिखने वाला हूँ। अब इधर बेटा ध्यान देना बोर्ड पर, इस पे स्क्रीन पर, 2 ई एफ को क्या मैं ई एफ प्लस ई एफ लिख सकता हूँ, तो ई एफ को ई एफ प्लस ई एफ लिख सकता हूँ, और जितना ई एफ है उतना ए बी है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ई एफ की जगह हम क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं। अब देखो जरा, हम ए एफ कॉमन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या मिला, ई सी प्लस डी एफ प्लस ई एफ प्लस ए बी। अब देखना 1/2 ए एफ इंटू इतने को बेटा मिला दूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ई सी, यहाँ से यहाँ तक ई एफ, यहाँ से यहाँ तक डी एफ, तो ये एक रेखा बन जाएगी डी सी इतना, और प्लस देखो क्या आ गया ए बी। अब आप ये बताओ ये दोनों कौन सी भुजा है, जो समांतर थी, और ये उनके बीच की लंबवत दूरी है। तो क्षेत्रफल का सूत्र देखो यहाँ से निकल कर आ गया, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की क्या दूरी, और ये है क्षेत्रफल का फार्मूला। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र अब आप इसको ऐसे याद करिएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की क्या दूरी, और नेक्स्ट पॉइंट है परिमाप, जिसमें आप क्या लिखेंगे, चारों भुजाओं का योग। इस प्रकार से आज हम लोग समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज को विस्तार पूर्वक देखा हम लोगों ने, उसके सारे एप्लीकेशन को पढ़ा, और इसके बाद जो है हम अब आएंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और अब थोड़ा सा पार्ट और बाकी रह गया है, और वो है चक्रीय चतुर्भुज और बहुभुज। एक वीडियो इस पे और जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज और बहुभुज पढ़ेंगे फिर हम लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे।
ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन डिस्प्ले करना पड़ेगा लिख करके, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसा बोर्ड नहीं है कि हम आपको सीधे सीधे प्रिंट दिखाएं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख करके क्वेश्चन कराने के लिए तैयार हूं। तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, आप मेरे साथ लगिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट आप लोग भेजिए अपना, और कमेंट आपका जब आता है तो इससे उत्साहवर्धन होता है। और सब्सक्राइब भी अधिक से अधिक चैनल को कराइए ताकि मैं लाइव हो सकूं आपके साथ। और जिस दिन लाइव हो जाएंगे फिर तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, वादा करता हूं आपसे कि मैं आपके साथ लगातार रहूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।